हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने सारा चैप्टर पढ़ा है, सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें कुछ क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, कुछ और क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे थे एमसीक्यूज की, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसमें आपसे कहा गया था विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी श्रब का कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन में आपके पास आए थे स्पिनिच, मैंगो ट्री, टोमेटो प्लांट एंड लेमन। ठीक है, आपको कहा गया था श्रब। श्रब यानी कि आपने तीन कैटेगरी पढ़ी थी प्लांट्स की। आपने कहा था हर्ब्स होते हैं, श्रब होते हैं, ट्री होते हैं। यानी कि हर्ब्स जिन्हें आप जड़ी बूटी कह रहे थे, श्रब जिन्हें आप झाड़ियाँ कह रहे थे, और ट्री जिन्हें आप पेड़ कहते हैं। तो स्पिनिच आपका क्या है, आपने कहा हर्ब्स में आता है, मैंगो ट्री आपका ट्री में आ जाता है, टोमेटो प्लांट और लेमन। तो दोनों में से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लेमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमने यहाँ पे क्या किया था, सही आंसर किया था। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया था, जिसमें हमने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ट एंड वुड स्टेम, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में जो तना होता है वो मोटा होता है, कठोर होता है, और कैसा होता है, लकड़ी इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी आंसर है। आपने कहा आप लकड़ी किससे प्राप्त करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनके बड़े बड़े तने होते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास आ रखे हैं ट्री है, श्रब है, हर्ब्स है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, हमने कहा श्रब और हर्ब्स तो नहीं होंगे। ठीक है, आपने कहा जो हर्ब्स होती हैं उनके जो तने होते हैं, उनके जो तने थे, आपने कहा कैसे थे, कोमल थे, पतले थे। ठीक है, कोमल होंगे, पतले होंगे, तो आप लकड़ी का यूज नहीं करेंगे। हमने कहा जो श्रब होते हैं वो कुछ कठोर थे। कैसे थे, कुछ कठोर थे, लेकिन बहुत पतले थे अभी भी। और जब आपने ट्री की बात की तो आपने कहा कैसे होंगे, तने मोटे, तने कठोर होंगे, और इनसे आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, निम्नलिखित में से लीफ का पार्ट कौन सा है। आपने कहा पेटियोल है, लैमिना है, वेन्स है, नोड्स नहीं है। आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा कि निम्नलिखित में से जो नोड्स होते हैं वो पत्ती का भाग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा था पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, जो पैरेलल वेनेशन होता है कैसा होता है पैरेलल वेनेशन, ये पत्ती है, यहाँ पर जो शिराएं हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, जिसे आप क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। किसमें नहीं पाया जाता है, शुगर केन है, पीपल है, मेज है, वीट है। इजी आंसर है पीपल। पीपल में इस प्रकार का जो आपको सिरा विन्यास है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी से देखेंगे जितने क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। आपसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीफ, निम्नलिखित में से पत्ती का कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, दोनों है, यानी कि ए और बी दोनों है, या लास्ट है सपोर्ट फूड। तो हमने कहा था ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आया था। पत्ती के जो कार्य होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करना भी होता है और ट्रांसपिरेशन करना भी होता है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आया था। ये अच्छा क्वेश्चन आपके पास आता है। आपने कहा लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। आपने कहा कि जो पत्ती का क्या है, सिरा विन्यास है, पत्ती का जो सिरा विन्यास है और जो जड़ का प्रकार है, उनमें किस प्रकार से संबंध है। जिसमें आपने कहा था पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम डायग्राम बना करके देखें तो हमारे पास इस प्रकार से क्या आते हैं, ये रूट्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पत्तियां आ गई हैं। सेकेंड जो इमेज हमारे पास आती है वो इस प्रकार से आती है। ये क्या है, रूट है, ये तना है, ये पेटियोल है, इस प्रकार से तना ऊपर चला गया है, ये ब्रांच है, ये लीफ आ गई है। इस लीफ में जो सिरा विन्यास है वो इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए
अब आप देख सकते हैं, आपने कहा ये रूट है, ये लीफ है, यानी कि पत्ती है। अब आपको जो सही पेयर दिखाई दे रहा है, आपने कहा ये जो रूट है ये किस प्रकार की रूट है, आपने कहा ये जो रूट है ये हो गया टैप रूट। टैप जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, टैप रूट और फाइब्रस रूट दो प्रकार के हमने बात की थी, ठीक है। एक तो कैसी होती है, फाइब्रस रेशेदार जड़ें होती हैं, और एक होती है मूसला जड़ें, जिसे आपने क्या कहा था, मूसला जड़ कहा था। और ये कैसी है, रेशेदार जड़ें, जिसे आप फाइब्रस रूट भी कहते हैं। लीफ कैसी है, आपने कहा इसमें जो लीफ है ये कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन है या जालिकावत शिराविन्यास है। और ये कैसी है, समांतर शिराविन्यास है, जिसे आप क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो आप देखिए आप किस प्रकार से आप यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है समांतर शिराविन्यास, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समांतर शिराविन्यास। फाइब्रस रूट का मतलब होता है रेशेदार जड़, ठीक है, ठीक है। सेकेंड आपने कहा ये सेम आ गया, पैरेलल वेनेशन, आपने कहा पहला ऑप्शन कह रहा है पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट है, पैरेलल वेनेशन है और फाइब्रस रूट है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही कह रहा है। सेकेंड कह रहा है पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट है, पैरेलल वेनेशन है, वेनेशन कैसा है, पैरेलल है, यानी कि ये वाला वेनेशन है, और टैप रूट इसमें दे रखा है, आपने कहा टैप रूट तो नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन कट गया। तीसरा है नो रिलेशन एग्जिस्ट इन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि कोई संबंध है ही नहीं दोनों में, आपने कहा नहीं बिल्कुल संबंध है, इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। लास्ट कह रहा है रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, आपने कहा रेटिकुलेट वेनेशन होता है यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास होता है, और फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ों की बात करें, आपने कहा नहीं, अगर फाइब्रस यहाँ पे क्या है, रूट है तो पैरेलल वेनेशन होगा, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, टैप रूट होगी, ठीक है। तो अब देखिए पैरेलल क्या, वेनेशन पैरेलल का मतलब होता है समांतर सिरा विन्यास, ठीक है, और फाइब्रस का मतलब आप समझ रहे हैं, फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार जड़ें। लेकिन हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन आता है, तो रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, और जो टैप रूट आती है, टैप रूट का मतलब होता है यहाँ पर मूसला जड़। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है या पिस्टल है। ऑप्शन में सी हमने देखा था कि स्टेमन क्या है, यहाँ पे मेल पार्ट होता है, कैसे हमने देखा था, इसे हमने क्या कहा था, फिलामेंट या पुंतंतु, या आपका आता है एंथर या परागकोश। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन या पराग कण, ठीक है, ये आपका आता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आया था, विच इज करेक्ट सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टल, यानी कि पिस्टल जो होती है कौन सा करेक्ट सेट है, यानी कि आपको बताना है पिस्टल के कौन कौन से भाग हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग भागों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वो यहाँ पर ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है जो पिस्टल के सारे पार्ट्स को बताता है। तो पहले पिस्टल बना लेते हैं, ये हमारे पास पिस्टल आ गई है। पिस्टल है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारे पास आती है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है यहाँ पे ओवरी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको तीनों पार्ट दिखाई देने, स्टिग्मा को आप कहते हैं वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र।
इसे आप कहते हैं वर्तिका और इसे आप कहते हैं अंडाशय। ठीक है, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आपने कहा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फाइब्रस रूट, निम्नलिखित में से फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ें किसमें पाई जा रही हैं? मटर में, पी आ गया, वीट आ गया है आपका, यानी कि गेहूं में, रेडिश है या नीम है? आपका आंसर आया था वीट। यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हमारे पास नया जो क्वेश्चन अब आता है वो है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू द लीफ इज कॉल्ड, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है पौधे की पत्ती के द्वारा होने वाली जल की हानि कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपको बताना है। जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब हमने बात की थी, जब हम पत्ती के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने कहा था यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम पत्ती की बात कर रहे थे। ठीक है, पत्ती की बात जब हमने की तो हमने कहा कि जो पत्ती होती है उसके क्या क्या कार्य यहाँ पर होते हैं, उसमें आपने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आपके पास ऑप्शन है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। क्या क्या मतलब होते हैं इन शब्दों के, एक बार आप देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं। इवेपोरेशन का मतलब होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन का क्या मतलब हुआ? वाष्पीकरण हुआ। सेकंड हमारे पास आता है कंडेंसेशन, जिसका अर्थ होता है संघनन। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए दो चीजें हमने पढ़ी है, इवेपोरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पौधे में जो पानी की हानि होती है, पानी जो होता है वो पौधे की पत्तियों से निकलता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? इवेपोरेशन का मतलब हमने कहा वाष्पीकरण। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब हमने समझा संघनन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। फोटोसिंथेसिस को आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन शब्दों का जो अर्थ है, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर पता करनी है। वाष्पीकरण का मतलब होता है, अब आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, वाष्पीकरण का मतलब होता है, हमने कहा वाष्पीकरण का सिंपल सा मतलब है जो जल है आपका, जल का वाष्प में बदलना। वाष्प, या जिसे आप भाप भी कह सकते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प या भाप में बदलना, या भाप के रूप में बदलना। अब जो जल है वो वाष्प या भाप के रूप में कब बदलता है? जैसे कि आपने देखा होगा जब आप पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, पानी को खौलाते हैं, आपने देखा होगा जो पानी है, पानी का भाप बन जाता है, उसे ही आप वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मतलब होता है वाष्प बनने की प्रक्रिया को आप वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्प कहाँ से बना है? जल से बना है। तो आपने कहा कि जल से वाष्प कब बनता है? जब आप पानी को बॉईल करते हैं। ठीक है, आपने देखा जो समुद्र, नदियां होती हैं, उनमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो पानी है वो गर्म हो जाता है, वहां से भी क्या होता है, जो पानी है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने कहा जब आप कपड़े धोते हैं
और जब आप कपड़ों को सुखाने डालते हैं तो तब क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे क्या होता है, वहां पे हीट होती है, ठीक है। यानी कि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों में जो पानी होता है वो गर्म होकर के फिर से क्या होता है, पानी से भाप के रूप में बदल जाता है और जो कपड़े होते हैं कपड़े से वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, तभी आपके कपड़े सूखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके कपड़े कैसे सूखते हैं। आपने गीले कपड़ों को धूप में डाला, या फिर आपने गीले, धूप नहीं भी थी लेकिन हवाएं चल रही थी, ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पर आपने कपड़ों को डाला, आप देखते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? आप कहते हैं जो पानी था वो गर्म होकर के क्या हुआ, वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ। और वाष्प आप जानते हैं कि क्या होती है, भाप होती है, जो कि क्या हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है। और इसी प्रकार से जो कपड़ों में पानी था वो वाष्प यानी कि भाप के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ वाष्पीकरण। अब हमने कहा संघनन किसे कहते हैं? संघनन किसे कहते हैं? संघनन का मतलब होता है वाष्प का जल या फिर पानी की बूंदों में बदलना, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा संघनन का मतलब होता है वाष्प का जल में बदलना। जो वाष्प थी वो क्या हो गई है, आपने कहा वो जो वाष्प थी वो फिर से पानी बन गई है। अब आपने कहा वाष्प पानी कैसे बनती है? देखिए, जब हम पानी को बॉईल करते हैं और पानी जो होता है वो भाप बनने लगता है, तो आपने क्या किया, वहां पे आप जो भी जिस भी बर्तन में आप क्या कर रहे थे, पानी को बॉईल कर रहे थे, आपने उसके ऊपर से ढक्कन रख दिया और आपने क्या कर दिया, गैस बंद कर दी। अब आप गैस बंद कर दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो ढक्कन होता है वहां पर पानी की बूंदें आपको जमी हुई दिखाई देती है। वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? आपने कहा क्योंकि जब आप पानी को बॉईल कर रहे थे, आप पानी को उबाल रहे थे, तो जो वाष्प था, जो भाप था, वो ऊपर ढक्कन में जाता है, क्योंकि वो ढक्कन से बाहर नहीं जा पाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने गैस को बंद किया, जैसे ही वहां पे तापमान कम हुआ, वैसे ही वो जो भाप थी वो पानी के रूप में परिवर्तित हो गई है। अब आप सोचेंगे कि पानी कैसे यहाँ पर भाप में और भाप से पानी में परिवर्तित हो रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं तापमान के बारे में। तापमान, टेम्परेचर, आप समझते हैं क्या होता है तापमान? तापमान जब भी बढ़ेगा, जब भी क्या होगा, तापमान अधिक होगा, ये क्या करता है, पानी को वाष्प में बदल देता है। और जब भी जो तापमान है वो कम होता है, तापमान क्या होगा, कम होगा, ये क्या करता है, जो वाष्प बनी हुई है, वाष्प को ये पानी में परिवर्तित करेगा। अगर यहाँ पर पानी है तो पानी को ये बर्फ में बदल देता है, ठीक है। समझे आप बात को? आपने कहा अगर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो जो पानी है वो वाष्प में बदल जाता है, या फिर जो बर्फ है वो पानी में बदल जाता है और पानी वाष्प में बदल जाता है। तो आपने कहा, यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा हम फ्रिज का यूज करते हैं जब हमें क्या करनी होती है, पानी को ठंडा अगर हमें करना है, पानी को ठंडा करने के लिए हम तापमान को कम करते हैं। तापमान कम होगा तो पानी ठंडा हो जाता है, और कम करेंगे तो जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या होता है, अगर हम तापमान को अधिक करेंगे तो जो पानी है वो क्या होगा, वाष्प बन जाएगा। और अगर जो बर्फ है तो बर्फ, आपने कहा कि अगर आप फ्रिज से बर्फ को बाहर निकालते हैं, तापमान बढ़ जाता है और जो बर्फ है वो आपके पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस चीज को आप कैसे समझेंगे? देखिए, हमने कहा आपके पास था यहाँ पर बर्फ, दूसरा आपके पास है पानी, तीसरा आपके पास आता है गैस, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं, या भाप आप कह रहे हैं। तीन चीजें होती हैं। अब हमने कहा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होती हैं, गैसें होती हैं। ये दोनों मिल करके, जब दोनों एक साथ मिलती हैं, जब दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, या एक दूसरे के साथ मिश्रित होती हैं, तो ये जल का निर्माण करती हैं। अब मैंने कहा कि आपके पास एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी भरने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस बर्तन में पानी भरने का क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे क्या हैं, H2O हैं।
बहुत सारे क्या है इसमें, H2O है, क्योंकि H2O को मिलकर के ही पानी बन रहा है। मैंने कहा ये H2O क्या थी, जब ये कैसा था, पानी के रूप में था। ठीक है, ये H2O इस प्रकार से था जब ये पानी के रूप में था। अब जब ये बर्फ बना तो आपने क्या चीजें देखी यहाँ पर, ये आपका क्या है, बर्तन है, और जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। इस प्रकार से देखिए, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या हो गए हैं, ये H2O पानी आपस में बहुत ज्यादा कैसा हो गया है, दोनों की अगर आप तुलना करेंगे, दोनों की अगर आप तुलना करेंगे, आपने एक में, यहाँ पर ये क्या है, बर्फ है, बर्फ में क्या है, जो H2O है, जो पानी है, वो आपस में बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, जो पानी है वो आपस में एकदम चिपका हुआ है। पानी में आपने देखा कि जो यहाँ पर H2O है वो आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए नहीं है। अगर हम गैस की बात करें, इस प्रकार से अगर हम गैस को देखें तो आप गैस में क्या देखते हैं, पानी आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर है। पानी किस चीज से मिलकर के बना है, H2O से मिलकर के बना है। आपने कहा H2O क्या है, बहुत दूर दूर है। ये कैसे होता है, आपने कहा अगर तापमान बहुत कम है, यहाँ पर अगर हमने कहा तापमान कैसा है, कम है, क्योंकि तापमान कम है तो पानी, आपने कहा कि पानी के जो मॉलिक्यूल थे या जो H2O थे वो आपस में एकदम चिपके हुए थे, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इस वाले में आप देखेंगे, जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जब तापमान थोड़ा सा बढ़ा तो ये जो पानी के जो आपस में जो H2O थे, ये इन दोनों में क्या आ गई है, दूरी आ गई है, क्योंकि तापमान वहां पर बढ़ गया। तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पर आपने कहा कि जो H2O आपस में जुड़े हुए थे वो थोड़ा दूर दूर हो गए। ये सेम वैसा ही होता है जैसे आप कहते हैं कि जब सर्दियों का टाइम होता है, जब तापमान कम होता है, तो हम क्या होते हैं कि सारे जितने भी हम जैसे फ्रेंड्स होते हैं या हम भाई बहन होते हैं, तो हम एकदम से एक दूसरे से सट कर बैठते हैं, क्योंकि हमें ठंडा लगता है, तो हम एक दूसरे से सट कर बैठते हैं। जैसे गर्मियां आती है तो अब हम क्या हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे से दूर दूर बैठना ही पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी होने लगी है। तो सेम वैसा ही है, जैसे जैसे तापमान बढ़ा वैसे वैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो H2O थे वो दूर दूर होने लगे, और यहाँ पर आपको बहुत अधिक तापमान जब देखने को मिला तो पानी के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर आपको दिखाई दिए। ठीक है, इतनी दूर दूर दिखाई दी कि ये गैस के रूप में आ गए हैं, यानी कि वाष्प के रूप में आ गए हैं अब। ठीक है, अब आप समझे यहाँ पर कि कैसे पानी से, या फिर कैसे जो यहाँ पर पानी था, पानी से बर्फ या फिर पानी से गैस बनी। ठीक है, यानी कि तापमान अधिक और कम हुआ तो कैसे यहाँ पर क्या हुआ, जो पानी था वो गैस के रूप में या वाष्प के रूप में बदला, या पानी बर्फ के रूप में बदला, या बर्फ पानी के रूप में बदला। अब आपने कहा ये जो चीजें हैं ये क्या हो सकती है, आपस में चेंज हो सकती हैं, यानी कि जो बर्फ है वो पानी बन सकता है। कैसे बनेगा, जब तापमान क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपको देखना है। पानी जो है वो गैस बन सकता है, कैसे बन सकता है, तापमान कम होगा या अधिक होगा। वैसे हमने कहा जो गैस है वो पानी भी बन सकता है, और पानी जो है वो बर्फ भी बन सकती है। अब तापमान को अगर हम देखें, हमने कहा बर्फ पानी में कब परिवर्तित होगा, जब तापमान अधिक होगा। ठीक है, पानी गैस में कब परिवर्तित होगा, जब तापमान और अधिक होगा। अब जो गैस है वो पानी में कब परिवर्तित होगी, जब तापमान कम होगा। जब तापमान क्या होगा, कम होगा। और सेम जो पानी है वो बर्फ में कब बनेगा, जब तापमान बहुत कम होगा। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर वाष्पीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है वाष्पीकरण जो प्रोसेस है वो कौन सी वाली है। आपने कहा ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, पानी का गैस या वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, इसी को हम क्या कह रहे थे, वाष्पीकरण कह रहे थे। तो आपने कहा फिर संघनन किसे कहेंगे, एक तो ऑप्शन आपका ये आया था। ठीक है, एक आपका ऑप्शन ये आया था, आपने कहा संघनन किसे कहेंगे। आपने कहा ये जो प्रोसेस है ये वाष्पीकरण होगी, और ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होगी, संघनन होगी। लिख दे,
यह है वाष्पीकरण या जिसे आप इवेपोरेशन कह रहे हैं, और ये है संघनन। जो गैस है, जो वाष्प है, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो रही है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हमारे पास जो चीजें आती है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, कि ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं कहूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कौन कौन सा होता है? आपने कहा ये है CO2 है, H2O है, सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल है या हरित लवण है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ पर होती है? ये जो प्रोसेस होगी ये होगी पत्ती में, लीफ में। ठीक है, मेरे इतनी बातें। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ट्रांसपिरेशन। तो ये सारी चीजें हम हटा देंगे, ये सारी चीजें आपने क्या कर ली होंगी? नोट कर ली होंगी। आपको समझना है ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? जिसे हम क्या कह रहे थे? वाष्पोत्सर्जन कह रहे थे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन सेम किसके जैसा होता है? वाष्पीकरण के जैसा होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन सेम किसके जैसा होगा? वाष्पीकरण के जैसे होगा। आपने कहा वाष्पीकरण, अभी हमने समझा पानी का वाष्प के रूप में बदलना या पानी का भाप के रूप में बदलना। अब आपने कहा कि अगर दोनों सेम ही होते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है। आपने कहा जो पानी है वो वाष्प के रूप में बदल रहा है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्लांट्स में। वो होती है किसमें? पादपों में होती है। तो होता क्या है प्लांट्स में? आपने कहा जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बदलता है और पौधे की पत्तियों द्वारा पौधे से बाहर निकल जाता है। आपका क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा था, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, यानी कि पौधे की पत्तियों द्वारा जो होने वाली हानि होती है पानी की, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे इवेपोरेशन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, संघनन कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, या ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहेंगे? आपने कहा वाष्पीकरण को एक बार हम हटा लेंगे। संघनन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वाष्प जो है वो जल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? भोजन बनाने की प्रक्रिया है। हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, जिसमें कंफ्यूजन होती है। जब भी प्लांट का यहाँ पे नाम आता है और प्लांट में आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में बदल रहा है, आपका आंसर होना चाहिए ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण नॉर्मली जो अदर जो चीजें होती है, जैसे कि आपने कहा पानी का बॉयल होना, पानी का उबलना, या फिर आपने कहा आपके कपड़ों का सूखना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? वाष्पीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसपिरेशन। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।